गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बैरियर्स के बारे में देखा था, तो एक बार वापस हम लोग रिपीट करते हैं कि हमने कौन कौन से बैरियर देखे थे। जो पहला तो कुछ फिजिकल बैरियर्स था, उसके बाद कुछ परफेक्चुअल बैरियर्स थे, और तीसरा देखा था हमने इमोशनल बैरियर्स के, जिसके अंदर हम हमारे सामने वाले जो भी पर्सन है, जो भी सामने वाला जो भी बंदा है, जो भी आदमी है, उसको हम इमोशनल उसको हम एक इमोशनली कंफ्यूज्ड करते हैं, एक इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, उसको हम लोग एक इमोशनल बैरियर्स कहते हैं। उसके बाद होता है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो एक गांव का और एक सिटी का जो कल्चर है, ये कल्चर थोड़ा अलग रहता है। हम कभी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तो कंपनी का जो कल्चर है वो कल्चर, और हम जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं वो कल्चर, ये दोनों कल्चर क्या है, तो कि ये दोनों जो कल्चर है वो दोनों कल्चर अलग है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, तो कि कई बार हमारे से गलतियां हो जाती है, तो कई बार लोग हमें ताना भी मारते हैं कि भाई तू तो एक गांव से है, तुझे क्या आता होगा। ठीक है, तो एक कल्चर का भी बैरियर्स हो सकता है। उसके बाद जो होता है वो एक लैंग्वेज बैरियर्स। हमने जब कम्युनिकेशन स्किल की शुरुआत की थी तभी मैंने बताया था कि लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी हमारे सामने वाले बंदे के साथ हम जो भी बात करते हैं, तो वहां पे हमारा लैंग्वेज बैरियर्स रहेगा। जैसे कि हमारे देश के प्राइम मंत्री का हमने पीएम मोदी जी का हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे मोदी जी है वो जापान गए हैं। वो जब जापान गए हैं तो अभी वो मोदी जी जो है वो गुजराती में बात करेंगे, जापान के जो पीएम है वो जापानीज में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज बैरियर्स है। मोदी जी जो बोलेंगे वो जापान के पीएम को समझ में नहीं आएगा, और जो जापान के पीएम बोलेंगे वो हमारे मोदी जी को समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग बीच में एक ट्रांसलेटर रख देते हैं कि जिसके थ्रू मोदी साहब जो बोलते हैं वो जापान के पीएम को भी पता चलता है, और जापान के जो पीएम बोलते हैं वो मोदी को पता चलता है। मतलब जो बीच में ट्रांसलेटर है वो दोनों की बातों को क्या करता है, ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बताता है। उसके बाद रहता है जेंडर बैरियर्स। हम कभी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहां पे जेंडर बैरियर्स रहेगा। कितने लड़के ऐसे होते हैं कि कितनी लड़कियां ऐसे होती है जिनको ऐसा लगता है कि भाई लड़के के साथ काम नहीं करना है, लड़का है तो उसको लगता है कि भाई लड़की के साथ काम नहीं करना है। क्या होता क्या है, अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके हम लोग ऑफिस में या कंपनी में काम करते हैं, तो होता क्या, तो होता कुछ नहीं है, बस पसंद नहीं है काम करना, उसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते नहीं है। उसके बाद रहता है इंटरपर्सनल बैरियर्स। कभी कोई ज्यादा जोर से बोलता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई स्लो धीरे से बोलता है तो वो हमें पसंद नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इंटरपर्सनल बैरियर्स भी रहते हैं। तो ये जो बैरियर्स हमें आते हैं कम्युनिकेशंस के अंदर, तो उसको ओवरकम मतलब कि उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली, कि जो रिसीवर है उसको थोड़ा सीरियस होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मैसेज, हमें जो भी मैसेज देना है वो क्लियर देना चाहिए। डिलीवरिंग मैसेजेस स्किलफुली, हम जो भी मैसेज डिलीवर करते हैं उसको अच्छे से डिलीवर करना चाहिए। फोकसिंग ऑन द रिसीवर, कि जो रिसीवर हमारा मैसेज ले रहा है वो उसके साथ हमारे आई कांटेक्ट होने चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स टू कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन चैनल, कि जब भी हम बातें करते हैं किसी से भी, तो एट अ टाइम हमारा जो ध्यान है वो यहाँ पे भी रहना चाहिए, और जो सामने वाला बंदा है उसके पास भी रहना चाहिए।
एंश्योरिंग एप्रोप्रिएट फीडबैक, कि जब भी हमारा जो भी टास्क है वो जब भी टास्क हमारा खत्म हो तो हमें एक एप्रोप्रिएट फीडबैक लेना भी चाहिए उससे, कि जिससे हमें पता चले कि हमने जो भी उनके साथ कन्वर्सेशंस करी है उसके अंदर उनको कैसा लगा। उसके बाद रहता है बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस एंड एटीट्यूड। हमें हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारे एटीट्यूड को सबके सामने लाना नहीं है। कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम जब भी क्लास में आते हैं तो क्लास में हमारा एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड, एक इमोशनल, एक ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि जिससे सामने वाले बंदे को ये इतना तो पता चल जाता है कि भाई आज ये बंदे को कुछ ना कुछ हुआ है। कभी कभी हमारे फादर जो होते हैं उनका बिहेवियर भी हमें देख के कभी इतना पता चल जाता है कि भाई आज मेरे जो फादर है उसको कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम जानने की ट्राई करते हैं, फिर भी वो हमें सच नहीं बताते हैं। फिर कभी ऐसा हो जाता है कि उनको सच बताना पड़ता है। उसके बाद है टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर मुझे किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो कि बी ब्रीफ। बी ब्रीफ का मतलब है कि आप उसके साथ ब्रीफ में जाएंगे। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं या फिर मैं आपके साथ कुछ ना कुछ सेशंस अरेंज कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपको ब्रीफ में लेके जाऊंगा, जिससे मुझे इतना तो पता चल जाएगा कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसको इनको इतना तो समझ में आया है। मैनर्स, कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक मैनर्स होनी चाहिए। हमसे बड़ा है कोई तो हमें उसको आप कह के बुलाना चाहिए, ना कि तू कह के बुलाना चाहिए। क्योंकि आज की दिनों के अंदर हम लोग देखें तो कई सारी जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो हमसे बड़ा है उसको हम कभी भी आप कह के नहीं बुलाते हैं, हम उसे तू ता करके ही बुलाते हैं। ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि 2 दिन पहले की बात है, मैं एक बंदे से मिलने गया था जो कि वो था मेरे से एज में कई साल छोटा था। तो उसको बात करने की मैनर्स नहीं थी। जब भी बात करता था तो बोलता था भाई तू क्या कर रहा है, जब मैं उसको सर कह के बुला रहा था। तो ये एक मैनर्स होती है कि भाई हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है, हम उससे बात कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर मैनर्स में बात करना चाहिए। हमें उसको थोड़ा जो होता है कि हमें उसका थोड़ा मान रखना चाहिए। उसके बाद यूजिंग आई, हमें आई का यूज करना चाहिए। मतलब कि हमें कई बार हमें हमारा लाइव एग्जांपल भी देना पड़ता है। उसके बाद बी पॉजिटिव, जब भी हम कोई भी किसी के साथ भी बातें करते हैं तो हमें भी पॉजिटिव रहना है। गुड लिसनर, हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। कोई कुछ बोलता है तो हमें उसको अच्छे से सुनना है। स्पाइस अप योर वर्ड्स, हमारे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को हमें और भी क्लियर करने हैं। क्लैरिटी, लास्ट में आप कोई भी बात करते हो उसके साथ तो आपको क्लैरिटी करना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको इस जो भी चीज है समझाता हूँ, मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट देता हूँ तो मैं आपको एक श्योरिटी के क्लैरिटी करता हूँ आपके साथ, एक मैं आपके साथ क्लैरिफाई करता हूँ कि भाई ये जो असाइनमेंट है वो मुझे आपको जब भी मेरा लेक्चर खत्म हो उससे पहले आपको मुझे देना है। प्रोनाउंसिएशन, हम जो भी बोलते हैं हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने इतना देखा कि हमें किसी के साथ बात करते हैं तो कैसे करना है। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, जो वीडियो आप लोगों को देखना है। वहां पे हमारे जो
हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं तो उनका बोलने का जो तरीका होता है वो क्या है क्या नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो इसके साथ अभी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। हमें वो वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको मैं इसका एक असाइनमेंट दे दूंगा, जो असाइनमेंट आपको आज जब भी मेरा लेक्चर का जो टाइम है वो टाइम खत्म होने से पहले आपको मुझे सबमिट करना है। तो चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। 10,000 સુધીના ઘડિયાળની અત્યારે હું ચેલેન્જ લઉં છું। વાલી પોતાના કેલ્ક્યુલેટરમાં ચેક કરશે આન્સર। ક્વેશ્ચન મને પૂછે અને જો મારા 10,000 સુધીના ઘડિયાળ એટલે કે 4,546 ગુણ્યા 9 8,532 ગુણ્યા 7 આ પ્રકારના પ્રશ્ન મને પૂછો 10,000 સુધીના ઘડિયાળમાં એની આઈ મેક અ સિંગલ મિસ્ટેક, જો મારી ભૂલ થઈ જાય તો તમારું બાળક કલરવ શાળાની અંદર જ્યાં સુધી ભણશે ત્યાં સુધીનો તમામ ખર્ચો હું ભોગવીશ। આજે વિદ્યાર્થીની અંદર કોન્ફિડન્સ લાવવાની વાત કરતો અને મારી અંદર ન હોય તો તમારે ફીલ્ડ છોડી દેવું જોઈએ। પ્લીઝ ઓપન ધ કેલ્ક્યુલેટર, તમારા ફોનમાં કેલ્ક્યુલેટર ઓપન કરો, બહુ સમય મર્યાદિત છે। પ્લીઝ ઓપન ધ કેલ્ક્યુલેટર। માઈક કઈ જગ્યાએ છે? ઓકે, બીજી બાજુ, વેરી ગુડ। પ્લીઝ કોઈની પાસે કોઈ કેલ્ક્યુલેટર ઓપન કર્યું હોય તો એમને આપો। કોઈ પણ ક્વેશ્ચન વાલીમાંથી આવી શકે। ઇટ્સ ઓપન। જે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં આન્સર ચેક કરી શકશો। અહીંયા એક પણ વ્યક્તિ નથી બેઠો કે મને મળ્યો અને મારી બેસાડ્યો હોય। ઓલ ઓફ ધેમ આર રેન્ડમ। યસ 720 ગુણ્યા 8 33 60। થેન્ક યુ। નેક્સ્ટ યસ 78 ગુણ્યા 10 સોરી 28 74 ગુણ્યા 10 સર બહુ ઈઝી 28 760। ઓકે થોડુંક તમને જે ચેલેન્જિંગ લાગતું હોય તો એવું ના કરતા કે સરની પર કેવું લાગશે। બિલકુલ મારી ચિંતા ના કરશો। આમ બાત છે એકાદ 44 51 ગુણ્યા 6 44 51 ગુણ્યા 6 26 70 6। થેન્ક યુ। ઓકે હજી બે ક્વેશ્ચન એકાદ બેનોમાંથી હમણાં જ મુંબઈ ગયો છે। 5,096 ગુણ્યા 6 30 થેન્ક યુ। યસ એની પાસે ક્વેશ્ચન હતો। હેલો સિંગલ ડિજિટ એટલે ઘડિયા થાય, ઘડિયા એટલે સિંગલ ડિજિટ। પણ ટ્રાય કરો તમારી પાસે જો હોય 856 ગુણ્યા 53 પૂછું કદાચ મારી પડતો તમારે માફ કરજો, બટ લેટ મી ટ્રાય। તમારો આન્સર હશે 457 છે। થેન્ક યુ વેરી મચ। નેક્સ્ટ 1234 ગુણ્યા 670 સર। થેન્ક યુ। 6170। ચાલો લાસ્ટ વન, મારે અત્યાર સુધી કોઈની ફી ભરવાની નથી। યસ 8,991 થેન્ક યુ। મારે કોઈની ફી ભરવાની નથી। હવે મારું કાર્ય ખાલી એટલું છે કે કઈને મારી સેવાને અહીંયા પૂર્ણ કરું। સમય તમારો લઈ લીધો, મને માફ કરજો। પણ એક એવી વસ્તુ કરીએ કે જે કદાચ YouTube, Google, ગિનીસ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ, લિમ્કા બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ જેવી ક્યાંય નહીં જોવા મળે। હવે કદાચ બની શકે કે એકાદ આંકડાની ભૂલ થાય। કેટલા લોકો પાસે કેલ્ક્યુલેટર ઓપન છે? પ્લીઝ ખાલી 3 જણ, વધારે નહીં। આ છેલ્લી વાત વિરામ આપીશ। તમે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં કોઈ પણ 3 અંકની સંખ્યા લખી નાખો। મને શેર કરવાની કઈ લખી? કોઈ પણ 3 અંકની સંખ્યા કેટલા લોકો લખી? પ્લીઝ રેઝ ધ હેન્ડ્સ। ઘણા બધા। હવે તે સંખ્યાનો ગુણાકાર કોઈ પણ એક અંકની સંખ્યા સાથે કરી નાખો। કોઈ મને નહીં કહેવાનો તો કયો કર્યો? મને આન્સર કહું, તમને ક્વેશ્ચન કહું કે તમે શું કર્યું? હેલો 63 12 789 ગુણ્યા 8 કર્યું સર તમે। થેન્ક યુ। સોરી 56 54 72 સર તમે 684 ગુણ્યા 8 કર્યું। થેન્ક યુ। આમ બાજુ છે લાસ્ટ વન પછી કરું। થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ। મને ખૂબ શાંતિથી સાંભળો। પણ
આપણે બાળકો માટે ખરેખર સાહેબે વાત કરી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ જ્યાં સુધી આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સરસ્વતી માતાના દીકરાઓ સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી ખાલી પુસ્તકના પેજ છે આપ સૌ આશીર્વાદ આપજો તો આપણે બે મિનિટ સર બે મિનિટ આ બાજુ યસ 2705 541 ગુણ્યા 5 થેન્ક યુ સો શિક્ષકોના સામર્થ્યને સાચી દિશા આપી શકવાનું કાર્ય ભગવાને સોંપ્યું છે તો તે 100% ડેડિકેશન આપી શકો આશીર્વાદ આપજો વન્સ અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ કલરવ પરિવાર કે તમે મને કંઈક રજૂ કરવાની તક આપી થેન્ક યુ વેરી મચ